उतारो ये लहंगा या फिर मैं अपने तरीके से उतारूं। राजवीर बेहद गुस्से से दहाड़ा तो 18 साल की प्रिया काँप कर रह गई। प्लीज़ सर, ऐसा मत करें, छोटा समझकर माफ़ कर दें। मगर राजवीर पर तो जुनून सवार था। प्रिया एक बेहद बिगड़ी हुई अमीर बाप की औलाद थी। स्कूल से कॉलेज तक सिर्फ रिश्वत देकर पास होती आई थी, मगर इस बार उसका सामना राजवीर से हुआ था। जब प्रिया ने राजवीर को पैसे देकर पेपर बताने की पेशकश की तो उसने उसे थप्पड़ मार दिया और प्रिया ने वहीं शोर करना शुरू कर दिया कि राजवीर सर ने उसकी इज्जत पर हाथ डाला है। उसे लग रहा था अब तो राजवीर लंबी जेल काटेगा, मगर राजवीर ने उल्टा ये कह दिया कि वो प्रिया से शादी करेगा। राजवीर ने अब दुल्हन बनी प्रिया को एक झटके से अपने करीब किया था। प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए सर, ये क्या कर रहे हैं आप, मेरे पास मत आइए, आप जानते नहीं हैं मुझे, मैं ये गुलदान उठाकर आपके सिर पर मार दूंगी। घबराते हुए वो कई कदम पीछे हटने लगी, लेकिन जितनी वो उससे दूर होने की कोशिश करती वो उतना ही पास आता जा रहा था। 18 साल की प्रिया दीवार से जा लगी, कांपते हुए हाथों में गुलदान थामे हुए थी और सामने खड़ा शख्स अपनी शर्ट के बटन खोलता हुआ और भी नजदीक चला आ रहा था। होठों में सिगरेट दबाए वो आगे बढ़ा और धुएं का गुबार उस लड़की के चेहरे पर छोड़ दिया। फिर जलती हुई सिगरेट नीचे फेंककर अपने पैरों से मसल दी। गुस्से से भरी नजरों से उस सिगरेट को मसलते हुए देखकर वो जोर से हंसा था और फिर बोला, जिस तरह इस सिगरेट को होठों से लगाने के बाद अपने पैरों तले मसल दिया है ना, ठीक वैसे ही तुम्हारी हालत होने वाली है स्वीट हार्ट। वो जिस लहजे में बात कर रहा था उसकी आंखों में साफ साफ बदले की आग झलक रही थी। प्रिया ने रोते हुए एक आखिरी बार धमकी दी, मैं आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी, मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको बताऊंगी कि आपने मेरे साथ। इतना कहकर वो खामोश हो गई। वो आदमी माथे पर बल डालते हुए बोला, हाँ क्या बताओगी, कि तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ पूरी रात सुहाग रात मनाई है? क्या बताओगी पुलिस वालों को? सब कहेंगे पागल है ये, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा। आज शादी हुई है हमारी और ये रात शादी की पहली रात है। मैं तुम्हारे करीब आकर तुमसे अपना हक वसूल करना चाहता हूँ, तो इसमें गलत क्या है? पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है? यही तो होता है। जानती हूँ मैं तुम्हारे करीब क्यों आ रहा हूँ, इसके पीछे क्या वजह है? तो सुनो मेरी जान, इसके पीछे यही वजह है कि मैं तुम्हें अपनी संगत में रंगकर तुम्हें किसी काबिल छोड़ना नहीं चाहता, वरना तुम जैसी लड़कियों को मैं छूना तो दूर की बात, देखना भी गवारा नहीं करता। अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो तुम्हें सजा कैसे मिलेगी? लेकिन जब मैं अपनी छुअन तुम्हारे बदन पर छोड़ूंगा तब तुम्हें एहसास होगा अब तुम पहले वाली अनछुई प्रिया नहीं रही, बल्कि राजवीर की उतरन बन चुकी हो, क्योंकि मैं तुम्हें इस बिस्तर पर लाने के बाद इस लायक भी नहीं छोड़ूंगा कि तुम सर उठाकर कहीं जा सको। अपने मजबूत सख्त हाथों से राजवीर ने प्रिया का हाथ पकड़ा और फिर उसे बिस्तर पर फेंक दिया। दुल्हन बनी प्रिया तुरंत बेड की दूसरी तरफ से उतरकर जाने लगी, मगर 30 वर्षीय राजवीर से आखिर कब तक भागती? वो उस समय को कोसने लगी जब उसने राजवीर पर इल्जाम लगाया था। वो समझ रही थी शायद वो उससे बदला लेगी, मगर उसका बनाया हुआ प्लान उसी पर उल्टा पड़ चुका था। वो बेड पर बैठते हुए प्रिया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच चुका था और वो कटी डाल की तरह उसके चौड़े सीने पर जाकर गिरी थी। अब इतने आंसू बहाने का क्या फायदा? ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुमने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था। क्यों भूल गई कि राजवीर वर्मा तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था? और अब जब राजवीर वर्मा पर उंगली उठाने की गलती की है तो उस गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी नफरतों के ऐसे निशान तुम्हारे वजूद पर लगाऊंगा कि उन निशानों से पूरी जिंदगी तुम्हें तकलीफ महसूस होगी। कहते कहते राजवीर ने उसके सर पर सेट लहंगे का दुपट्टा खींचकर उतारा था, जिसमें फंसी हुई पिन खींचने पर प्रिया को दर्द दे गई थी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद की थीं। उसे पता था आज वो राजवीर की नफरत से किसी भी तौर बच नहीं पाएगी। वो उसके सीने पर गिरी सर उठाकर उसके चेहरे पर छाए गुस्से और सख्ती को देख रही थी। राजवीर के हाथ उसकी कमर पर सख्ती से जकड़े हुए थे और अब धीरे धीरे मूव करते हुए ऊपर की ओर सरक रहे थे और प्रिया की सांस गले में अटक गई थी। एक झटके से राजवीर ने डोरियों को तोड़कर ब्लाउज ढीला हुआ तो उसकी नरम धड़कनें एक पल के लिए राजवीर को साकित कर गई थीं। अपने सीने पर रखी प्रिया की नरम धड़कनों पर राजवीर की नजरें उलझ कर रह गई थीं। उसकी नजरों का पीछा करते हुए प्रिया की निगाह भी अपने ढीले ब्लाउज के अंदर गई थी और उसने झट से अपना हाथ आगे की ओर किया था।
आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरह आप अपना बदला एक मजबूर लड़की से ले रहे हैं। मजबूर? तुम मजबूर नहीं हो, बल्कि तुम चालबाज हो। राजवीर को फिर से गुस्सा आया था और उसने पलटकर प्रिया को बेड पर लिटाकर खुद से उसके ऊपर हुआ था। मुझे दिल के साफ लोग पसंद होते हैं, ना कि तुम्हारे जैसे चालबाज। अब जब तुमने अपनी नफरतों का रंग घोला है तो इस रंग में रंगना भी पड़ेगा। कहते कहते राजवीर ने ब्लाउज को नीचे सरका दिया था। उसकी नरम मुलायम दूध जैसी सफ़ेद धड़कनों पर उसकी नज़र फिसल गई थी और उन सफ़ेद धड़कनों पर काला तिल राजवीर के दिल में शोर मचाने के लिए काफ़ी था। इतना भरपूर हुस्न देखकर राजवीर एक पल के लिए डगमगा गया था। राजवीर के होंठ मचल उठे थे उस काले तिल को छूने के लिए, लेकिन उसने खुद को रोका। उसका इरादा सिर्फ प्रिया को डराने का था, उसके करीब जाने का नहीं था, क्योंकि उसके अंदर लाख गुस्सा सही, लेकिन अपना गुस्सा वो इस तरह एक औरत पर उतार कर खुद को एक बहादुर मर्द नहीं कह सकता था। लेकिन अगले ही पल राजवीर की जैसे जान निकल चुकी थी। उसे अपने कंधे पर चुभन का एहसास हुआ था और धीरे धीरे ये चुभन इस कदर बड़ी कि उसे दर्द सहना मुश्किल हो गया था। दर्द की शिद्दत से राजवीर ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी, लेकिन उसकी पकड़ प्रिया पर ढीली नहीं हुई थी। प्रिया के हाथ में एक सेफ्टी पिन आ गई थी, जो शायद उसके लहंगे को सेट करने के लिए लगाई गई थी, और अब उस पिन को उसने बुरी तरह राजवीर के कंधे में घुसा दिया था। राजवीर को जब दर्द बर्दाश्त न हुआ तो उसने अपना सर प्रिया के सीने पर रख दिया था, लेकिन प्रिया अब भी बाज नहीं आ रही थी। वो बुरी तरह उस पिन को अंदर की तरफ घुसाती जा रही थी, लेकिन ढीठ और जिद्दी राजवीर उसे आजाद करने को तैयार न था। और जब प्रिया ने हार न मानी तो राजवीर ने भी बदले में उसे सजा दी थी। एक चीख प्रिया के लबों से निकली थी, क्योंकि राजवीर ने अपने दांत उसकी नरम मुलायम धड़कनों पर। राजवीर आईने के सामने खड़ा अपने बालों में कंघी कर रहा था। दिमाग में बहुत से ख्याल गड़बड़ हो रहे थे। जब उसे यूं ख्यालों में खोया देखकर राजवीर की माँ सुषमा जी, जो लगातार उससे बातें कर रही थी, उसे चुप देखकर पीछे आकर खड़ी हो गई और अपने बेटे के कंधे पर हाथ रख दिया। राजवीर तुरंत ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। अपनी माँ को पीछे खड़ा देखकर वो हैरान हुआ था, लेकिन फिर खुशी और हैरानी के साथ बोला, अरे मामा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए बोला है ना, तो आप बिल्कुल भी बिस्तर से ना उठें। किस लिए उठकर आई हैं आप यहाँ पर? हाथ में वो राजवीर की घड़ी पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ में उनकी छड़ी थी। वो कहने लगी, बेटा क्या करूं? डॉक्टर तो बस बिना वजह ही कुछ न कुछ कहते रहते हैं। देखो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। राजवीर अपनी माँ को कंधों से थामकर बिस्तर पर बिठा चुका था। उम्र के साथ साथ उन्हें कई बीमारियां लग चुकी थी। हर वक्त हल्का हल्का बुखार और शरीर में दर्द रहता था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें इलाज के बाद आराम करने को कहा था। लेकिन अपने बेटे को खुद ही नाश्ता बनाते और फिर घर की साफ सफाई करते देखकर वो अंदर ही अंदर परेशान हो जाती। उन्हें ये बात चैन न लेने देती कि बेटा बाहर भी 10 जगह अपना दिमाग खर्च करके आए और घर आकर फिर से घर की जिम्मेदारियां निभाने लगे। कितनी बार वो राजवीर से कह चुकी थी, बेटा राजवीर, अब तो शादी कर लो। अगर कोई लड़की पसंद है तो बताओ, मैं उसे तुम्हारी शादी करवा देती हूँ, या फिर मुझे अनुमति दो, मैं रिश्ते वाली से बात करके तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूं। मगर वो भी कहाँ लड़की ढूंढेंगी। जहाँ भी अपने बेटे का रिश्ता लेकर जाती, सामने वालों ने बस यही एक सवाल करना होता था कि बेटा कितना पढ़ा लिखा है आपका, नौकरी क्या करता है? और जब वो बताती कि अच्छी नौकरी है, कॉलेज में काम करता है, तो वो लोग मुंह बना लेते, अच्छा तो इतनी सी तनख्वाह से कैसे गुजारा होता होगा? आप तो बीमार रहती हैं, फिर ये दवाइयों के खर्चे, भला पत्नी के खर्चे कहाँ से पूरे करेगा? और ये घर आपका ही है ना? मगर राजवीर की माँ हिचकिचाते हुए कहती, नहीं, ये घर भी किराए का घर है, लेकिन बहुत जल्द राजवीर अपना घर भी बना लेगा। मगर तब तक लड़की वालों का मन बिगड़ चुका होता था। यूं ही करते करते राजवीर की उम्र 30 साल हो चुकी थी और वो दिन रात बस अपने अच्छे समय के आने का इंतजार कर रहा था कि अब माँ की बीमारियों में जकड़ चुका था। उसने अपनी माँ के माथे पर प्यार से चुम्बन दिया और कहा, फिक्र मत करो माँ, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, हमारी जिंदगी में भी खुशियाँ आएंगी, बस फिक्र मत किया करो। बहुत जल्द तुम्हारा ये बेटा तुम्हें खुशियाँ ही खुशियाँ देगा। वो अपनी माँ को साथ लगाए नाश्ते की टेबल पर आया था और बहुत प्यार से अपनी माँ को कुर्सी पर बिठाया था। आप बैठे, मैं आपके लिए और अपने लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। वो नाश्ता पहले ही तैयार कर चुका था, बस तैयार होने के लिए कमरे में गया था। उसने जल्दी जल्दी प्लेटों में नाश्ता लगाया, एक नज़र फैले हुए किचन पर डाली। अब उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो किचन की साफ सफाई करता।
एक गहरा सांस लेकर उसने खुद को रिलैक्स किया था। कितनी बार सोचा था कोई काम वाली रख ले, लेकिन उसकी जेब उसे इस बात की इजाजत नहीं देती थी। माँ की दवाइयों पर ही काफी खर्च हो जाता था। इसके अलावा घर के खर्च भी होते थे। उसकी जितनी तनख्वाह थी इन्हीं खर्चों पर निकल जाती थी। काम वाली को अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसीलिए कॉलेज से थका हारा आता तो घर के कामों में लग जाता। माँ को सख्ती से मना करके जाता कि आपने किसी भी काम को हाथ नहीं लगाना है। हालांकि सबके बावजूद भी सुषमा जी हल्का फुल्का काम कर लिया करती थी, लेकिन ज्यादा भारी काम उनसे नहीं होते थे, जैसे कपड़े धोना, खाना बनाना, जो सब राजवीर को ही आकर करने पड़ते थे। उसे पता था अगर वो किचन ऐसा ही छोड़कर चला गया तो जरूर उसकी माँ इसे साफ करेंगी, और वो अपनी बीमार माँ को परेशान नहीं करना चाहता था। इसीलिए नाश्ते की प्लेट किचन में पड़ी टेबल पर रखते हुए उसने जल्दी से एप्रन पहनी और गंदे बर्तन सिंक में भरना शुरू कर दिए। चूल्हे और सेल्फ की सफाई करने के बाद वो जल्दी से बर्तनों की ओर बढ़ा था। बाहर से सुषमा जी उसे आवाजें लगा रही थी। राजवीर बेटा, कितना टाइम लगाओगे किचन में? अगर नाश्ता नहीं बना तो कोई बात नहीं, मैं दूध और ब्रेड खा लूंगी, तुम बाहर से कुछ खा लेना, लेकिन कॉलेज के लिए लेट मत करो बेटा। लेकिन राजवीर उन्हें तसल्ली देने के साथ साथ बर्तन भी धोता जा रहा था। फिक्र मत करें माँ, सब कुछ हो गया है, बस अभी आया 2 मिनट में। जल्दी जल्दी नाश्ते के बर्तन धोता हुआ एप्रन उतार कर नाश्ते की प्लेट लेकर बाहर आया था और एक प्लेट माँ के सामने, एक प्लेट खुद के सामने रखकर कुर्सी खींचकर बैठ गया। सुषमा जी ने एक अफसोस भरी नजर बेटे पर डाली थी। इतना हट्टा कट्टा खूबसूरत जवान बेटा क्या घर के काम करते हुए अच्छा लगता था? बिल्कुल भी नहीं। ऊपर से उसकी उम्र भी निकलती जा रही थी। अगर यही हाल रहा तो शायद वो अपने बेटे का घर कभी न बसा पाती। उन्होंने अपने मन में सोच लिया था कि वो कुछ न कुछ करके राजवीर की शादी जरूर करेंगी, ताकि कम से कम उसे घर के कामों से तो छुटकारा मिले। इतनी देर में राजवीर नाश्ता कर चुका था। मम्मा, मैंने आपकी दवाई आपके कमरे की टेबल पर रख दी है, नाश्ता करके फौरन दवाई ले लेना। ये कहकर वो घर से निकल चुका था। पिछले 15 दिनों से उसकी नौकरी छूट चुकी थी। वो बेरोजगार था, मगर उसने अपनी माँ को इस सब के बारे में नहीं बताया था। जितनी भी सेविंग्स उसके पास थी उससे वो अपनी माँ का इलाज करवा रहा था। कई कॉलेजों में वो इंटरव्यू दे चुका था, लेकिन कोई भी उसे रख नहीं रहा था। पहले से ही सारी सीट्स फुल थी। आखिरकार थक हार कर नौकरी के लिए उसने स्कूल में इंटरव्यू देना शुरू कर दिए। उसकी योग्यता को देखते हुए एक स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे रख लिया, ताकि वो 10वीं कक्षा के लड़के लड़कियों को अंग्रेजी पढ़ा सके। वो समय से पहले ही स्कूल पहुंच चुका था। जैसे ही क्लासरूम में दाखिल हुआ, एक नर्म नाजुक वजूद से उसका टकराव हुआ था। उस लड़की की नरमाहट राजवीर के पूरे वजूद में एक सनसनी सी दौड़ा चुकी थी। ये पहली बार था जब वो किसी लड़की से इस तरह टकराया था। अगर वो लड़की को अपनी बाहों में संभाल न लेता तो वो लड़की यकीनन जमीन पर गिर चुकी होती। जब उसने उस लड़की को बाहों में संभाला तो वो और भी उसकी बाहों में सिमट गई थी, और उसके इतने करीब आने पर राजवीर का दिल 120 की रफ्तार से धड़का था। इससे पहले कभी किसी लड़की ने उसके इतना करीब आने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी थी। रौबदार, 6 फीट का लंबा चौड़ा कद, मजबूत बॉडी, खिलता हुआ रंग, काले घने बाल और काली घनी मूछों के साथ हल्की हल्की शेप, जो उसकी पर्सनालिटी को और भी रौबदार बनाती थी। कई लड़कियां उसकी खूबसूरत पर्सनालिटी से प्रभावित होकर उसके करीब आने की कोशिश करती थीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसे भाव होते कि वो अपने कदम फौरन पीछे खींच लेती थीं। ये पहली बार था जब एक जवान हसीन लड़की उससे टकराई थी। वो लड़की अब खुद ही उसकी बाहों से निकलकर खड़ी हो गई थी। राजवीर ने सिर उठाकर देखा तो एक गुलाबी रंगत लिए खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी थी। अगले ही पल उसने घूर कर राजवीर को देखा और बिना कोई भेदभाव किए कहा, दिखाई नहीं देता कि एक 5 फुट 5 इंच की लड़की सामने से चली आ रही है, और आप इतना सांड जैसा डील डॉल लेकर उससे टकरा गए। आपको पता है मुझे किस कदर चोट लगी है? उसने उसकी मस्कुलर मजबूत बॉडी को सांड का नाम देकर उसे बुरी तरह तपा कर रख दिया था। कुछ बोलने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उस लड़की की चलती जबान उसे कुछ बोलने नहीं दे रही थी। ये जो चश्मा अपनी आंखों पर लगाए हुए हैं, लगता है इसका नंबर बढ़ चुका है। बेहतर होगा पहले जाकर अपने चश्मे का नंबर ठीक करवा कर आएं। फिर उसने कहा, ये पानी की बोतल देख रहे हैं आप, जो आपकी टक्कर की वजह से टूटी है? जर्मनी से मेरे चाचा लेकर आए थे मेरे लिए। उस लड़की की बदजबानी पर राजवीर को बहुत तेजी से गुस्सा आया था। वो कहीं से भी 10th क्लास की स्टूडेंट नहीं लग रही थी। एक तो उम्र में भी काफी बड़ी लग रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसने एक एक कक्षा में 2-2 बार पढ़ाई की हो। ऊपर से उसने पूरा मेकअप कर रखा था।
बाल खुले हुए थे और यूनिफॉर्म इतनी तंग पहनी हुई थी जैसे यूनिफॉर्म नहीं बल्कि कोई फिटनेस क्लास चल रही हो। तमीज से बात करो, सर हूं मैं तुम्हारा, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए आया हूँ। जहाँ उसे लगा शायद ये बात सुनकर वो लड़की शर्मिंदा हो जाएगी और उससे माफी मांगेगी, मगर उसने तुरंत अपने नाक पर आने वाले बालों की लट को उड़ाकर कहा, हाँ तो मैं क्या करूं? आपके पैरों में गिर जाऊं या फिर आपसे माफी मांगूं? तो भूल जाइए कि मैं ये सब कुछ करूंगी। पहली बात तो गलती मेरी थी ही नहीं, आप खुद ही सामने से आकर टकराए हैं, और अगर गलती मेरी होती भी तब भी मैं माफी नहीं मांगती। जानते भी हो मैं कौन हूँ? इस स्कूल के मालिक की बेटी हूँ। इस स्कूल को फंड्स देने वाला मेरा पिता है। अब हटिए रास्ते से। सारे स्टूडेंट्स चुपचाप सर झुकाए ये सब देख रहे थे। कुछ के चेहरे पर हैरानी थी तो कुछ के चेहरे पर अफसोस, और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे जो सर झुकाए दबी दबी स्माइल कर रहे थे। राजवीर ने पूरी क्लास पर एक नज़र डाली थी। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई थी। उसका जी चाहा अभी खड़े खड़े इस लड़की को इतनी खरी खरी सुनाए कि इसकी अकल ठिकाने आ जाए और नौकरी को लात मारकर चला जाए, लेकिन वो बेबसी से अपनी मुट्ठियां भींचकर रह गया था। उसके पास इस नौकरी के करने के अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं था। जितनी भी सेविंग थी धीरे धीरे खर्च हो रही थी। अगर नौकरी नहीं करता तो माँ का इलाज कैसे करवाता, और इसीलिए वो अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पी कर रह गया था। राजवीर ने इससे पहले भी कॉलेज में पढ़ाया था, मगर आज तक किसी बच्चे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने निगाहें भी उठा सके। दिल तो उसका यही चाह रहा था 2 थप्पड़ इस लड़की के चेहरे पर जड़ दे, लेकिन आज उसका स्कूल में पहला दिन था और वो कोई तमाशा बनाकर नौकरी से हाथ धोना नहीं चाहता था। उसने बाकी सब बच्चों से परिचय लिया और फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। सामने बैठी प्रिया च्युइंगम चबाने लगी और च्युइंगम के बुलबुले बनाने लगी और फोड़ने लगी। बार बार क्लास में डिस्टर्बेंस हो रही थी। प्रिया को ये सब करते देख उसके साथ बैठी उसकी सहेली उसे मना करने लगी। क्या कर रही हो यार, देखो तो सर कितने गुस्से वाले लग रहे हैं, कहीं उन्होंने तुम्हें पकड़कर मुर्गा बना दिया तो। वो अगले ही पल पूरा मुंह खोलकर हंसी थी। कहने लगी, इसके बाप में भी हिम्मत नहीं कि मुझे सजा दे। अपने पिता से कहकर इसे दर दर की ठोकरें न खिलवाऊं तो मेरा नाम भी प्रिया मल्होत्रा नहीं। उसे यूं क्लास में डिस्टर्बेंस करते देख राजवीर पलटकर उसकी ओर देखने लगा। वो एकदम गुस्से से बोला था, खड़ी हो जाओ अपनी सीट पर। क्या तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई? क्लास में बैठने के मैनर्स क्या होते हैं क्या तुम्हें नहीं पता? अगर नहीं पता है तो पहले सीख कर आओ। बाकी स्टूडेंट को देखो और खुद को देखो, अपना हुलिया देखो, अपना यूनिफॉर्म देखो। कहीं से भी तुम स्टूडेंट नहीं लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई मॉडलिंग होनी हो और तुम इसीलिए यहाँ पर आई हो। उतारो अपने होठों से लिपस्टिक और अपने बालों को बांधो। वो उसके लाल अनारी होठों को देखकर बोला था, मगर वो एक झटके से अपनी सीट से उठकर खड़ी हुई थी। एक नज़र उसने पूरी क्लास पर डाली थी क्योंकि स्टूडेंट उसे हल्की स्माइल के साथ देख रहे थे और प्रिया को इसमें अपनी इंसल्ट महसूस हुई थी। वो चलते हुए राजवीर के सामने आकर खड़ी हो गई, दोनों हाथ सीने पर बांध दिए और चिंगम गम तेज तेज चबाते हुए शरारती लहजे में राजवीर को देखकर कहने लगी, क्यों सर, ये मेरी लाल अनारी लिपस्टिक आपको क्या कह रही है? कहीं आपको ये तो डर नहीं लग रहा कि मेरे लाल अनारी होंठ देखकर आपका दिल मचल जाएगा? और मेरे कपड़े पहनने की स्टाइल से आपको क्या तकलीफ है? मैं जैसे चाहूँ वैसे कपड़े पहन सकती हूँ। मुझे तो लगता है कि आप मेरी खूबसूरती देखकर बहकने लगे हैं और आपका मन पढ़ाने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा, इसीलिए आप मुझे ये सब कह रहे हैं। उसकी बात पर पीछे बैठे छात्र हैरान होकर उसे देखने लगे, लेकिन राजवीर के सब्र का बांध टूट चुका था। गुस्से में उसने अपनी किताब सामने टेबल पर पटक दी और उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। पूरी क्लास में जैसे सन्नाटा छा गया। आज तक राजवीर ने किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाया था, वो तो औरतों की इज्जत करने वाला था, लेकिन जो वो लड़की कह रही थी उसको सजा देना जरूरी था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी उम्र देखो और अपनी बातें सुनो। तुम जैसी लड़कियां ही वो होती हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर एक मछली गंदी हो तो पूरा तालाब गंदा हो जाता है। तुम्हारी वजह से पूरी क्लास खराब हो रही है। जानती हो कि जो स्टूडेंट बैठे हैं उनके लिए इस समय कितना कीमती है, और तुम हो कि उन्हें पढ़ाई से डिस्टर्ब कर रही हो, और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। वो लड़की एक झटके से बाहर नहीं आ पाई थी कि राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाकर जोर से धक्का दिया था। वो नीचे गिरते गिरते बची थी, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल कर खड़ी हुई थी। आपने बहुत गलत किया है, इस तरह मेरे साथ बदतमीजी से पेश आकर। आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। प्रिया की आंखों से गुस्से की लपटें निकल रही थी। आज तक किसी टीचर की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो प्रिया के मुंह लग सके,
राजवीर एक ऐसा पहला इंसान था जिसने प्रिया के गाल पर न सिर्फ थप्पड़ रखा था बल्कि उसे खींचता हुआ प्रिंसिपल के ऑफिस में भी लेकर आया था। ऑफिस इस वक्त फिलहाल खाली था। राजवीर कुछ बोलने ही वाला था, तभी ऑफिस में प्रिंसिपल आते हुए दिखाई दिए। ऑफिस में प्रिया को देखकर एक पल के लिए प्रिंसिपल भी हैरान हुए थे। उन्होंने अपने नए टीचर राजवीर वर्मा की तरफ देखा, सवालिया नजरों से देखा। राजवीर प्रिंसिपल से कुछ कहने ही वाला था कि तभी गुस्से में प्रिया ने प्रिंसिपल के ऑफिस के टेबल पर रखी सभी फाइलें, लैपटॉप और हर चीज उठाकर जमीन पर पटक दी और चिल्लाते हुए दोनों हाथ टेबल पर रखे और गुस्से से बोली, ये कैसा टीचर रखा है आपने? इस 2 टके के बंदे ने मुझ पर हाथ उठाया है, समझ रहे हैं आप? इसने प्रिया मल्होत्रा पर हाथ उठाया है। ये होता कौन है मुझ पर हाथ उठाने वाला? मैं चाहूँ तो इसके साथ जो चाहूँ करूँ, क्लास में जो चाहे करूँ या इसे जितना चाहूँ तंग करूँ। क्या आपने इसे बताया नहीं कि जिस क्लास में ये लेक्चर देने आ रहे हों वहाँ मैं मौजूद हूँ? उसकी हठधर्मिता और जिद की कोई हद नहीं थी। राजवीर का दिमाग चकरा गया। प्रिंसिपल भी उसके सामने पसीने से तर हो गया और घबरा कर बोला, प्रिया बेटा कोई बात नहीं, ये यहाँ पर नए आए हैं, तुम्हारे टीचर हैं, तुमसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हर किसी का मिजाज ऐसा नहीं होता कि वो तुम्हारे मजाक को सह ले, लेकिन हाँ मैं इसे समझा दूंगा, आगे से ये तुमसे कुछ नहीं कहेगा। वो राजवीर के सामने खड़ी होकर उसे नजरअंदाज करती रही और बोलती रही, इसे समझा दो, अगर इसने मुझ पर फिर हाथ उठाया तो ये हाथ फिर कभी सही नहीं रहेंगे। ये कहकर वो वहां से गुस्से से पैर पटक